नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सिद्धार्थ एक नए एपिसोड के साथ फिर से हाजिर हूँ गुफ्तगू कार्यक्रम के। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर नितिका ठाकुर मैम। डॉक्टर नितिका ठाकुर शुल्नी यूनिवर्सिटी की एक एस्टीम्ड फैकल्टी हैं। हमारी शुल्नी यूनिवर्सिटी में वो स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में माइक्रोबायोलॉजी के सब्जेक्ट्स पढ़ाती हैं और भी बहुत सारे पेपर्स कोर्सेज वो पढ़ाती हैं बायोटेक्नोलॉजी में। डॉक्टर नितिका ठाकुर ने अपनी पीएचडी माइक्रोबायोलॉजी में की है, जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। और साथ ही साथ उन्होंने अपनी जो महारत है डांसिंग में और परफॉर्मिंग आर्ट्स में पाई है। वो अपने पैशन को और एकेडमिक्स को साथ लेके चलती हैं और विभिन्न विषयों में उनकी जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स रहते हैं वो बहुत इंट्रीगिंग होता है। बिकॉज मेरी जितनी भी उनके साथ इंटरेक्शन रही है और जितना भी मैंने उनको जाना है, उनके लाइफ को लेकर और बहुत सारे अलग अलग मुद्दों को लेकर, महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर और जेंडर इक्वालिटी के मुद्दों को लेकर उनके जो विश्वास है और जो उनके ख्यालात हैं वो बहुत ही अलग रहे हैं और बहुत ही खास रहे हैं। उनको हम आज के इस एपिसोड में जानेंगे। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में हमारे। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी, क्योंकि ये मौके मैं बहुत पहले से ढूंढ रही थी और बहुत स्ट्रगल कर रही थी इस चीज़ के लिए कि कब जैसे मेरी टर्न आती है एंड आई एक्सप्रेस माई होल लाइफ स्टोरी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। सो दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। एंड जैसे सर ने अभी बताया कि आई एम वर्किंग इन शूलनी एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और मेरा सफ़र जो है आज आपको जानने को मिलेगा कि मेरा क्या सफ़र था, कहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट था, kaha end hua. So it's all about my life journey today, and I'm very excited to explore that particular thing in front of everyone, to just give the idea कि कैसे मैंने स्टार्ट किया और कहाँ तक अभी मैं पहुंची हूँ। अभी बहुत लंबी दौड़ है। सो अभी कहाँ तक मैं पहुंची और किस वजह से पहुंची हूँ, किस तरह से पहुंची हूँ, आज हम वो सब कुछ सुनेंगे। सो थैंक यू सो मच सर फॉर थैंक यू कॉलिंग सो मी। मच मैम। हम इनफैक्ट खुश नसीब है कि आप आज हमारे शो में आई हैं। तो शुरुआत करते हैं इस बातचीत की मैम, आपके शुरुआती दौर से, आपकी ज़िंदगी के वो दौर जब आप एक छोटी सी बच्ची थी। नितिका एक छोटी सी बच्ची थी, स्कूल में जब जाने लगी तो किस तरह के का माहौल नितिका को मिला स्कूल में? कहाँ पली बड़ी? आपके घर में किस तरीके का माहौल आपको मिला? किस तरीके का प्रोत्साहन आपको मिला? आपको आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं उस डॉक्टर नितिका ठाकुर को उस मकाम तक पहुंचने में आपके फैमिली मेंबर्स का कितना रोल रहा है? सर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है सभी की ज़िंदगी में कि वो कहाँ से कैसे और आज तक किस मुकाम पे पहुंचा है, तो कैसे पहुंचा है। तो मेरी जर्नी नितिका से डॉक्टर नितिका की ऐसी रही कि फैमिली वाइज अगर मैं कहूँ तो फैमिली का सपोर्ट मुझे हमेशा रहा। बट येस, कुछ कुछ चीज़ें जो थी, कुछ ऑब्स्टेकल्स सबकी ज़िंदगी में होते हैं, वो मेरी ज़िंदगी में भी थे, मेरे परिवार में भी थे। फादर की तरफ से, दादाजी वगैरह की तरफ से थोड़ा सा रहता था चीज़ों का कि बच्चों को कैसे पढ़ाना, लड़कियों को क्यों पढ़ाना है, इतना पढ़ाओ, वो चीज़ें रहती थी, रूढ़वादी सोच थी मेरे घर में। और जैसे मुझे स्कूल का माहौल मिला, माई मदर वॉज द मेन पावरफुल फैक्टर फॉर माई लाइफ, जिन्होंने हर चीज़ मतलब बचपन से लेके अभी तक वो हमेशा मेरे साथ सपोर्ट में रह ही रहे हैं। बेसिकली जब मैंने ज्वाइन किया, मैंने एज स्कूल ज्वाइन किया था सेंट ल्यूक्स, बिकॉज मैं सोलन से ही बिलोंग करती हूँ। एंड सबसे जो हमारा हाईलाइटेड स्कूल था वो सेंट ल्यूक्स ही था, एंड माई अच्छा। मदर वांटेड कि मैं वहीं पढ़ूँ। सो उसके बाद आफ्टर दैट माई ब्रदर माई सिस्टर वो सारे वहीं से पढ़े हैं। सो बेसिकली मैं सेंट ल्यूक्स से पढ़ी थी। वहाँ का माहौल एज यू नो अभी भी आपको पता होगा कि बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्सप्लोरेशन फेज में रहता है। बच्चों को बहुत खुली छूट मिलती है एक्सप्लोर करने का, अपार्ट फ्रॉम स्टडीज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। सो मेरा हमेशा से यही रहा है with studies basically I was a part of extracurricular things also, so I was always on stage in terms of चाहे कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी चल रही है या कोई डांस जी। परफॉर्मेंस है जी। या कोई डिबेट कंपटीशन है। सो वो जो चीज़ थी वो तो मुझे गॉड गिफ्टेड है ही पहले से। अच्छा। सो आई गॉट दैट माहौल, वो माहौल बहुत पॉजिटिव ऑरा का था, विथ सम नेगेटिव टिंज, वो होती ही होती है। बट येस, एक जो चीज़ मुझ में आज तक है, बचपन से है, दैट वाज नेवर टू लूज लाइक एनीथिंग, कि वो चीज़ रही है कि नहीं डिसहार्टन नहीं होना है। वो मेरे पेरेंट्स, मेरे बैकग्राउंड की जी। तरफ से आया है। जी। सो आई वॉज ऑलवेज ब्लेस्ड विद दिस थिंग कि मुझे हमेशा एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिली है थ्रू माई फैमिली, थ्रू माई फ्रेंड्स बेसिकली।
और एक माहौल ऐसा मिला है जहाँ पे मुझे ये नहीं सिखाया गया कि तुम एक फीमेल हो, तुम्हें दबना है। हाँ, कई फैक्टर्स आते थे, बट आई वॉज विद दी वेरी पॉजिटिव मोटिवेशन बचपन से ही कि नहीं, मैं महिला हूँ, मुझे उस दौर पे पहुंचना है जहाँ मुझे सब रिकॉग्नाइज करें, जहाँ बोलें कि यस, नितिका की तरह बनो। सो जी। वो चीजें मुझे सर पहले से ही फैमिली के थ्रू आती थी। तो थोड़ा ना मैम, दो चीजें हैं इसमें जो आप बता रहे हैं अपने फैमिली के बारे में, माहौल के बारे हम्म, में। आपके कितने भाई बहन थे, मतलब एज इन जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस हाँ सर, मैं सबसे एनवायरनमेंट। बड़ी हूँ अपने घर में। राइट। मेरे से छोटी मेरी बहन है जो 4 साल छोटी है, एंड आपके भाई हैं? एंड भाई हैं जो कि 10 years मुझसे छोटे हैं। ओ, 10 years या आपसे छोटे सो, हैं। या ओके। वेरी लॉन्ग गैप। ओके। सो ऑलराइट। यस सर। जी। तो एज आई अंडरस्टैंड, आपके परिवार में आपके पेरेंट्स ने तीनों को सेम टाइप ऑफ लर्निंग दी यस है, सर। ऑफ कोर्स, यस है सर। ना? एंड उसकी वजह से आपको जो पर्सनालिटी आज आपकी उभर के आई है, वो उसका एक कारण, वो यस सर। महत्वपूर्ण कारण वो है ना? यस सर। मैम, आप शुरुआत से एक्सट्रोवर्ट अपने आप को मानती आई हैं, या एक इंट्रोवर्ट, या मिक्स ऑफ एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट, डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो? सर पहले से ही मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट थी, जी। बिकॉज आई नेवर गॉट अ चांस कि मैं बाहर जाके कहीं पढ़ी हूँ। मेरा जो एजुकेशनल प्रोफाइल है वो यही रहा है कि मेरा स्कूलिंग +2 तक सेंट ल्यूक्स में हुई है। मेरी कॉलेज जो लाइफ थी वो भी सोलन में ही हुई है, डिग्री कॉलेज से। एंड HPU से मैंने MSc की है, एंड PhD मैंने शून्य से की है। सो आई वॉज ऑलवेज अराउंड माई होम सिनारियो, वो वाला मेरा था ही था बचपन से। बट द थिंग वॉज दैट कि इंट्रोवर्ट थोड़ा बहुत जो मैं थी, वो मैं पहले फैमिली ऑब्सोलीट चीजों में थी, रूढ़वादी कंडीशन में जब थे हम, तो आई वॉज लिटिल बिट नर्वस हाउ टू स्टेप आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। हम्म। बट द थिंग वॉज दैट आई थिंक मैंने जो अपनी लाइफ पूरी जी है सर, वो मैंने इंडिविजुअल बेसिस पे जी है। हम्म। आई हैव नेवर वांटेड एनीबॉडी कि मुझे कोई अकम्पनी करे अगर मुझे कुछ करना है। मुझे ये लगता था कुछ करना है तो अकेले ही करना है, स्टार्ट अकेले ही करना है, देन पीपल वुड ज्वाइन यू। तो करेक्ट। मुझे जो वो इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट की जर्नी हुई, मैं इतनी नहीं बोलूंगी कि आई वॉज 100% इंट्रोवर्ट, जी। आई वॉज 20% इंट्रोवर्ट। बट जैसे जैसे मुझे एक रास्ता मिलता गया, जैसे जैसे मैंने इंडिविजुअली चीजें फेस की, इन टर्म्स ऑफ कहीं जाना है, इन टर्म्स जी। ऑफ सेमिनार्स में बोलना है, स्टेज पे बोलना है, वो मैंने अकेले ही सीखी है। जी। सो आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्राइविंग फैक्टर वॉज द इनर सेल्फ, वॉज द स्ट्रेंथ, जी। एंड वॉज द मोस्ट पावरफुल थिंग जो मुझ में अंदर से आई है, वो है मेरी टीचिंग्स, मदर की टीचिंग की वजह से। हम्म। सो वो सारे जितने भी फैक्टर्स हैं, आई थिंक वो जो इंट्रोवर्ट 20% फैक्टर भी था, वो भी मैं आज में बोलती हूँ कि आई एम 100% एक्सट्रोवर्ट। सो राइट। बेसिकली आई So स्टार्टेड विद अ now you are 20% जर्नी। absolutely या यस। extrovert यस kind of a person. यस। Okay. Now, as you were growing up during your school days, what were your interests and hobbies like? Interests in terms of subjects that you were getting to learn in 10th, 11th, and 12th standard as you go higher in education. So, what was the kind of interest that you were developing? ओके। सो एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, माई फादर ही रिटायर्ड एज अ डायरेक्टर, सो ही वॉज अ साइंटिस्ट बेसिकली जी। फ्रॉम UHF नॉनी। सो एक माहौल बना रहता था, पहले यही होता था कि हम अपने पेरेंट्स को देख के चुनते थे चीजें। जी। आई वॉज नॉट वेरी, आई वॉज इंक्लाइंड टूवर्ड्स द मेडिकल लाइन, बट आई वॉज नॉट क्लियर। आई वॉज लाइक कि मुझे ना डांस की तरफ भी थोड़ा इंक्लिनेशन है, मेरा पैशन कुछ था, कुछ प्रोफेशन में सोचती थी कुछ अलग चुनूं। बिकॉज मुझे ये लगता था कि वैसे तो पैशन ही प्रोफेशन बनना चाहिए, बट मेरी जिंदगी में मुझे लग रहा है कि एक डाइवर्जन है अभी भी। जी। आई एम नॉट फुली फॉलोइंग पैशन एज अ प्रोफेशन, मेरा प्रोफेशन अलग है। और बेसिकली जब इंक्लिनेशन की बात हो कि आप क्या सब्जेक्ट्स प्रेफर करते हैं, तो मुझे बायोलॉजी बहुत पसंद थी। सो बायोलॉजी वॉज माई हार्ड कोर सब्जेक्ट, एंड मैथ्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। सो मैथ्स वॉज लाइक कि मुझे जब न्यूमेरिकल्स करने में, आई गॉट द डिस्टिंक्शन इन दैट सब्जेक्ट एज वेल, क्योंकि मैं पढ़ने में अच्छी थी, बट आई वॉज मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स द बायोलॉजी। सो वैसे ही सर मैंने आगे चूज किया मेडिकल, एंड आई वेंट टू कोर लाइन, यू कैन से माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम देयर। सो दिस वाज द स्टोरी। अभी मैं थोड़ा एक ना पर्सनल आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि जैसा मुझे थोड़ा बहुत जितना आपके बारे में पता है, यू आर अ वेजिटेरियन, राइट? बीइंग अ वेजिटेरियन, हाउ यू गॉट इंटरेस्टेड इन बायोलॉजी? बिकॉज वहाँ पे तो बहुत सारे प्रैक्टिकल्स होते हैं, थोड़े डाइसेक्शन वगैरह के भी सिखाए जाते हैं बच्चों को। यस सर। सर जब भी हम कहते हैं ना कि हमें इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, वी जी। शुड बी फुली प्रिपेयर्ड फॉर एवरी सिचुएशन, मेरे हिसाब से। जी। सो
बीइंग अ वेजिटेरियन, मुझे ये नहीं लगता कि जैसे लोगों की परसेप्शन होती है कि भाई यहाँ तो बहुत गंदा काम है, या समवन इज ईटिंग नॉन वेज, मैं यहाँ से उठ जाती हूँ। मैंने सर यही चीजें इंडिविजुअली खुद सीखी है। जब मैं टूर्स पे जाती थी, एवरीबॉडी वाज देयर, क्योंकि ग्लोबल प्लेटफॉर्म था, तो कोई नॉन वेज प्रेफर करता है, एंड वी वर ऑन द सेम टेबल। बट मेरी इनर स्ट्रेंथ, इनर पर्सपेक्टिव इतना स्ट्रांग बन गया है सर कि इन टर्म्स ऑफ, चाहे मैंने कैसे भी एक्सपेरिमेंट से सीखा, चाहे आई वाज लाइक इनटू दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मुझे करना ही है। आई वाज नॉट लाइक हाई ये क्या कर रहे हैं, आई वाज लाइक आई हैव टू डू इट, आई हैव टू लर्न। और उसी लर्निंग इंस्टिंक्ट की वजह से आई थिंक आई एम लाइक फुली कंफर्टेबल विद एवरीथिंग। सो वो चीज रही और उस चीज ने मुझे बहुत हेल्प आउट भी किया है। That's great. That's wonderful. So, after you completed your schooling and you went for your graduation, how was the environment in college? Moving ahead from school, was it similar to the kind of experience you had in school, or was it slightly different? At the same time, जो एक तरीके का peers के साथ interaction है, वो किस तरह से develop हुआ, friends के साथ, and even the kind of support you got from your teachers? So the environment for me was very different because स्कूल के बाद आई हैड अ एम कि मुझे लाइक होता ये कि या तो मेडिकल या नॉन मेडिकल, उस टाइम दो ही स्ट्रीम्स होती थी। सो बेसिकली आई वाज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द मेडिकल लाइन, एंड आई थॉट कि मुझे उस टाइम पीएमटी चलता था, सो आई थॉट कि मुझे पीएमटी क्लियर करना है। सो मेरा बीडीएस क्लियर हो गया था, बट बीडीएस उस टाइम ये होता था कि नहीं, डेंटल की तरफ नहीं जाना है, एंड इट्स लाइक नहीं, वर्थलेस है ना। सो बेसिकली आई चोज पीजी कॉलेज सोलन फॉर माई बेसिक बीएससी मेडिकल थिंग, बट दैट वॉज अ टोटली गवर्नमेंट थिंग। मैं एक प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट की तरफ जा रही थी, गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ जा रही थी। वहां का सिनारियो टोटली डिफरेंट था इन टर्म्स ऑफ, बिकॉज वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सारी थी, एबीवीपी, एनएसयूआई एंड ऑल, और ये माहौल हमने स्कूल में कभी देखा नहीं था, लाइक रोज की लड़ाइयाँ एंड ऑल दैट। एंड बट आई वाज लाइक कि मैं किस माहौल में आ गई, मुझे पहले ये फील हुआ, बिकॉज इट वाज अ वेरी डिफरेंट माहौल। क्लासेस लग रही हैं, वो भी टीचर्स आ रहे हैं, कुछ मैनेज्ड नहीं था चीजें। बट जब मुझे एक चीज ये फील हुई कि आई हैव टू लर्न समथिंग आउट ऑफ दिस ऑल्सो, सो मुझे ये लगा कि लर्निंग हर फेज पे है, आई एम गेटिंग अ वेरी टोटली डिफरेंट एनवायरमेंट, बट आई एम द वन हु नीड्स टू अडेप्ट। सो बेसिकली मैंने उस चीज को समझा, मैंने लाइब्रेरी जाके पढ़ाई करनी, मैंने उन टीचर से कांटेक्ट में रहना जो टीचर्स ज्यादातर इंक्लाइंड थे कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, बिकॉज वहाँ का माहौल से टोटली पॉलिटिकल वे में था, तो पार्टीज एंड ऑल वो सब कुछ चलता था। बट येस, देयर वर मेनी गुड टीचर्स ऑल्सो जिन्होंने हमें हमेशा अच्छी डायरेक्शंस के लिए प्रोवोक किया है कि तुम इधर ये पढ़ो, वो पढ़ो, या तुम्हारी ये वाली बुक्स पढ़ो, ऐसे प्रोसीड करना है। तो आई गॉट दैट, मैं आई वाज ब्लेस्ड दैट आई गॉट उस एनवायरमेंट में भी आई गॉट दैट पर्टिकुलर टीचिंग फ्रॉम दोज पर्टिकुलर गाइड्स और पर्टिकुलर मेंटोर्स, टीचर्स, जो कि आज मैं बोलती हूँ कि उन्हीं की वजह से शायद मैंने वो माहौल अडॉप्ट किया बेसिकली। एंड ऑल्सो सम ऑफ द फ्रेंड्स हु वर ऑफ द सेम थिंकिंग, मतलब ऐसा नहीं होता था कि आई वाज नॉट इनटू फन एंड ऑल, मैं एक्स्ट्रा करिकुलर में भी थी, स्टडीज में भी थी, आई वाज, मतलब हमेशा मुझे एक टॉप पोजीशन ही मिली है हर चीज में। सो आई वाज ब्लेस्ड, आई डोंट नो, बट यस, it was a So mixture. you were active in all the the things, fields, and right? That's I great. owe this thing to my teachers, to my friends as well. तो वो लर्निंग सर मेरे पास, एक स्कूल के बाद जब बच्चा जंप करता है ना कॉलेज में, दैट वाज अ ट्रू, यू कैन से ट्रू लर्निंग फॉर मी। Yes. तो एक माहौल से दूसरे माहौल में कैसे अडेप्ट करना है, और वो आपको ही करना है, बिकॉज यू आर दी वन। आपको सिर्फ लोग गाइड कर सकते हैं, बट जब तक आपके वो एक बोलते हैं ना कि मन की आवाज नहीं आती और आप लर्न करना नहीं सीखते हो, तब तक आई थिंक सब कुछ इम्पॉसिबल है। तो आपकी लाइफ में फिर टीचिंग किस पड़ाव पे आई, इन टर्म्स ऑफ कि अब मुझे टीचिंग एज अ करियर ही अपने पाथ को लेकर चलना है, एंड करियर पाथ में जो एक गोल है वो टीचिंग ही है मेरा? सो बेसिकली सर ये चीज तो मुझे घर के माहौल से ही आई थी। माय फादर वाज अ ग्रेट टीचर एंड साइंटिस्ट, सो वो माहौल घर से ही बना था। आई वाज लाइक, मैं छोटी होती तब भी मैं ब्लैक बोर्ड लेके अपना चौक से वो काम करती रहती थी। तो वो इंटरेस्ट मैं ये नहीं बोलूंगी कि एकदम रैंडमली आया है, वो थ्रू बैकग्राउंड आया है, थ्रू मेरे फादर को मैं देखती थी उनके थ्रू आया है।
और उस चीज़ को मैंने जब कैरी फॉरवर्ड किया, जैसे मैं स्कूल में पढ़ी, कॉलेज में आई, यूनिवर्सिटी में आई, वो इंटरेस्ट मेरा ज़्यादातर डेवलप होता ही गया, उस इंटरेस्ट में कोई ग्लिच नहीं आया. So I was very firm about it. I want to go for this particular profession, and because I loved it basically. So that was the thing. So it was always there in back of your mind that Yes. you want to become a teacher. Yes. And after completing your academics and studies, you would like to pursue teaching Yes. as your full-time career. Yes. Right? Yes. And so after completing your PhD, which was your first uh, job or the kind of teaching assignment, if I may say? Okay. So जैसे मेरी PhD complete हुई, I got an opportunity. I got a call from my dean. उस time Professor अनुराधा मैम थी. जी. So she was the present dean that time. तो 2016 में मेरी PhD complete हो गई थी, and after that finally एक महीने के अंदर I went for the net exam. मेरा net भी clear हुआ. उसके बाद I got a call from university. उसके बाद मैंने कुछ भी बिना सोचे समझे I just joined because I was कि I'm getting an opportunity. और वो भी क्योंकि बच्चे बैठ जाते हैं, दे जस्ट मिस दैट पर्टिकुलर ईयर, तो मुझे वो नहीं करना था. वो मेरे दिल में यही था कि मुझे वो जो टाइम वो मिस नहीं करना है. एंड आई वाज गेटिंग माय ड्रीम जॉब, टीचिंग एंड रिसर्च. सो आई वाज लाइक मैम आई एम इन, और मेरा सिलेक्शन हो गया एंड आई स्टार्टेड माय करियर. Okay, wonderful, wonderful. And while you started working in your first job, how was it balancing your personal life with your professional life in terms of finding time for yourself, finding time for things that you would like to pursue beyond your passion for teaching? सर आजकल जैसे मैं देखती हूँ, इट्स वेरी हार्ड टू बैलेंस द प्रोफेशनल एज वेल एज द पर्सनल लाइफ, बिकॉज अगर मैं वर्किंग आवर्स के बारे में बात करूँ, वो भी वी हैव लॉन्ग वर्किंग आवर्स, और आई डोंट थिंक सो कि उसके बाद लोगों में हिम्मत रहती है टू परस्यू देयर पैशन. इसी वजह से आज लोग वो पैशन छोड़ते भी जा रहे हैं. बट वन थिंग दैट इज कीपिंग मी अलाइव, मैं हमेशा जब मैं बेड पे जाती हूँ सोने के लिए शाम को, आई एम विद द थॉट दैट आई नीड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बिकॉज मुझे वो स्लॉट पूरा करना है जो मेरी खुद का मन पसंदीदा है स्लॉट. So basically it may be exercise, it may be dance. तो मैं ये सोचती हूँ सर, हमें टाइम निकालना पड़ता है. It's not कि we are waiting for that particular time, it will come, है ना, वो हमें बोलेगा कि चलो अब शुरू हो जाओ. But the thing is that we need to find जैसे we need to streamline it. And basically वो thought मेरे mind process में हमेशा रहता है. वो शाम को ही I just make up the plan for the whole day. So वो बड़ा sorted रहती है चीजें. Like for example, if I talk about my channel, my जो मैं Facebook पे अपने social media छोटी छोटी videos डालती रहती हूँ regarding dance and all. So वो भी कहीं वो नहीं है कि Sunday को also हमें घर का काम होता है and all. But that 2 minutes or 5 minutes is sufficient to pursue that typical passion. Passion for yourself. Yeah. Right. So that's the thing, and I'm blessed for this also, that I'm able to balance everything, professional as well as the personal. Correct. Wonderful. So I have been observing whatever little bit I have known about you in this 3 years span of time, and whatever interaction we have had. You're into physical fitness of late. You've been thoroughly following your routine, your health fitness routine. Alongside, you take up your passion for dancing and performing for yourself, for your own liking. This whole thing that you mentioned also about कि आपने अपना channel start किया अभी recently, and you've been doing a little bit of performance and shooting videos of it. ये idea आपको कहाँ से आया in terms of the visuals of it? Because visuals जब मैं बोल रहा हूँ तो आपके घर का terrace है and पीछे पहाड़ है, and it's a very wonderful, nice view, awesome view. And then you are performing, and that's a very interesting and intriguing visual to see. So ये idea आपको कहाँ से आया? And apart from that, physical fitness के लिए जो आपका fascination है अभी जो develop हुआ है? सर अगर मैं physical fitness and gym की बात करूँ, so basically 2014 या 15 में around that particular thing, I faced a health problem issue. Like it was a PCOS problem. So basically आजकल 99% women they are facing this particular problem.
सो आई वाज नॉट अवेयर अबाउट दिस, मेरे को कुछ नहीं पता था व्हाट इज पीसीओएस। सो बेसिकली आई वाज परस्यूइंग माय पीएचडी एंड मेरा प्री थीसिस चल रहा था उस टाइम जी। एंड उस टाइम आई वाज लाइक कि मेरी मंथली कॉल आने वाली थी, बट उस टाइम इतना प्रेशर और स्ट्रेस था मुझे कि आई मिस्ड दोस पीरियड्स। सो बेसिकली उसके बाद मैं जब गायनी के पास गई, सो शी सेड कि पहले तो उन्होंने एक ही जो फर्स्ट प्राइमरी थिंग होती है, डू यू ईट जंक, डू यू ईट मोमोज, एंड आई वाज लाइक नो, आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन, आई हेट जंक, मैंने कभी जंक में ज्यादा प्रेफर ही नहीं करती शुरू से। एंड इट वाज शॉकिंग, देन शी सेड कि यू आर डिटेक्टेड विद पीसीओएस। आई वाज लाइक व्हाट इज पीसीओएस, क्या होता है क्या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता था। द थिंग वाज दैट there are another factors also that is triggering that situation apart Absolutely. from eating junk. Apart from eating So junk, wala yes. factor to it was वो है, like but then apart from that Yeah. also there are other things. other things. So she said कि stress तो नहीं लेते हो आप, tension तो नहीं है आपको। So I said obviously I'm doing PhD, तो थोड़ा बहुत stress तो आज के होगा ही। दिन सबको ही Yeah, है। stress तो सबको ही है, stress तो एक आप Common avoid factor कर है, ही नहीं नहीं कर सकते सकते सर। हो, बिल्कुल। So basically I was like डॉक्टर से मेरी interaction हो रही है and she was like कि चलो ये common है चीज, but you need to change your lifestyle, your daily life routine, what do you do basically. So she was like, I was like कि मैं अभी अपना PhD कर रही हूँ and all that. So she was like हाँ कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस ले लिया आप लोगों ने ऐसे एंड। उसके बाद सर जब मेरा रूटीन मुझे ये लगा नो आई नीड टू लीव दिस पर्टिकुलर लाइफस्टाइल, मुझे स्ट्रेस छोड़ना ही पड़ेगा जी। उसके बाद सर मैंने जिम ज्वाइन किया। सो इट वाज सिंस 2015 आई एम इनटू फिटनेस एंड जिम। आई वाज लाइक अराउंड 75 to 80 के बीच में मेरा वेट था एंड आई वाज स्ट्रगलिंग विद दोज हार्मोनल इश्यूज। और ये भी मैं कहती हूँ कि जितने भी लोग इस हार्मोनल इशू से सफर करते हैं दे आर एट द मोस्ट स्ट्रगलिंग फेज ऑफ देयर लाइफ। एब्सोल्युटली, विद इट इज वेरी चैलेंजिंग टू डील विद इट। और अगर आपको कोई ऐसा फैमिली एटमॉस्फेयर प्रोवाइड ना हो जहाँ सपोर्ट हो ना, तो वहां पे बहुत मुश्किल हो जाता है बिकॉज पीपल डोंट अंडरस्टैंड, दे से कि इसके तो अपना ही मूड रहता है इसका तो, बट दे आर नॉट नोइंग द डिफरेंस कि क्या चीज किसकी वजह से। तो वो चीज मेरे साथ भी हुई, बट मैंने एक इंडिविजुअल, मैंने आपको कहा ही ना कि मैं हमेशा इंडिविजुअली चलती हूँ चीजों के लिए। सो आई टुक दिस डिसीजन कि मुझे जिम ज्वाइन करना है एंड लेट्स सी कितना फर्क पड़ता है। विदिन 6 months आई वाज एबल टू रिड्यूस दैट टिपिकल, जो एक यूट्रस की मेरी एंडोमेट्रियम लाइन बढ़ गई थी सर, 4 गुना बढ़ गई थी, वो पूरी नॉर्मल फेज में आ गई थी। डॉक्टर्स भी हैरान हो गए थे, दे वर सरप्राइज्ड कि ऐसी रिपोर्ट हमने कभी देखी नहीं। सो इट वाज ऑल ड्यू टू माय हार्ड वर्क। I was learning in the gym, I was putting my whole dedication into gym. उसके बाद फिजिकल फिटनेस तो मेरा अब ऐसा है कि आई कैंट मिस इट वन डे मोर, मतलब ये लगता है कि नहीं मुझे रोज जाना है, मुझे वो 1 घंटा अपने लिए देना है। So were you also doing some kind of dietary changes as well? डाइटरी सर, मेरा डाइटरी में हमेशा ये रहा है कि आई प्रेफर ज्यादातर घर का खाना, सिंपल खाना, नो जंक नथिंग, वो मेरा शुरू से ही रहा है। बट यस आई एडेड समथिंग लाइक मोर प्रोटीन इनटू माय डाइट, lessening that particular fats, carbohydrates. And what is the substitute for those who are vegetarian when we say protein? That's a cliche question, yeah. but then so basically अगर मैं कहूँ क्योंकि नॉन वेजिटेरियंस को लगता है ना कि इनके पास तो ऑप्शन नहीं, ऐसा नहीं होता है प्रोटीन के नाम पे क्या ही खाएंगे। एक्चुअली मैं ये कहूंगी कि जिम में मैं जाती हूँ ना, आई कैन कम्पीट विद द बॉयज। Yeah, of course. Yeah. So basically, I'm a full vegetarian. लेकिन जो मेरे supplements ये रहते हैं कि I'm blessed with that कि हमारे घर में we have cows and all. So I get that pure, not adulterated one thing. Correct. So milk मेरा यही रहता है कि milk मुझे चाहिए. The whole diet is that milk है ना। आजकल के बच्चे वो पीते नहीं है. So that is the main drawback. Second thing is paneer. That is the paneer thing. फिर आपका जो मिक्स्ड वेज आप खाते हो, ब्रोकली एंड ऑल दी, और जो आपकी दाल के सोर्सेज एंड ऑल, तो मैं सिंपल चीजें खाती हूँ, ब्राउन ब्रेड, आपका पोहा एंड ऑल, दैट इज द जनरल थिंग जो हम खाते हैं। मैं कुछ ज्यादा ऐड नहीं कर रही हूँ, बट आई एम वर्किंग ऑन माई फिटनेस इन टर्म्स ऑफ कि मैं एक्टिव रहती हूँ हर, मतलब ये नहीं होता है खाया और मैं बैठ गई। मेरे माइंड में एकदम क्लिक होता है आई नीड टू गो फॉर दी वॉक, मतलब जैसे आप स्मार्ट वॉच रखते हो ना, वो मेरे दिमाग में फिट हो चुकी है। I need to do steps करने हैं, तो 10,000 steps सर मेरे हमेशा हर रोज का रहता ही है टारगेट। So that's inbuilt thing। अब मैं वो सीख गई हूँ, I need to focus on my lifestyle change because मुझे पता है कि जो हार्मोनल चेंजेस हैं वो जाते नहीं है, they will come back अगर आपकी लाइफस्टाइल चेंज होगी।
तो वो चीजें मुझे ट्रिगर की। और जैसे आपने पूछा मुझसे कि टेरेस मेलोडीज का मुझे कैसे एकदम से आइडिया आया, एकदम से नहीं आया। आई यूज टू पोस्ट माई वीडियोज। मैं वैसे सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहती हूँ, तो मैं वीडियोज पोस्ट करती रहती थी, पर्टिकुलरली इन एवरी स्फीयर। जैसे शूलनी में कुछ हो रहा है, हमारे बच्चों को अवार्ड्स मिल रहे हैं, एवरीथिंग। बट देन आई डिसाइडेड कि मुझे ना कुछ ऐसा भी करना चाहिए। बेसिकली मुझे इतना टाइम मिलता नहीं है कि मैं कहीं पे एक लोकेशन डिसाइड करूँ, मैं वहां जाके शूट करूँ। तो सबसे परफेक्ट चीज मुझे लगी अपना टेरेस। या फिक्स्ड थिंग, एंड यू विल गेट अ वीकली अपडेट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थिंग। वो चलेगा ही चलेगा, क्योंकि मुझे संडे को बनाना है। टेरेस तो कहीं जाएगा नहीं ना, मैं भी वहीं रहती हूँ। सो बेसिकली द आइडिया वाज दैट कि आई गेट अ परमानेंट थिंग, समथिंग कि अगर मैं इधर उधर ना जा सकूं बिकॉज यू हैव अ बर्डन कि मुझे यहाँ भी जाना, वहां से शूट करना है, नथिंग लाइक दैट। अपना टेरेस है, लोकेशन ब्यूटीफुल है, वी आर इन हिमाचल, सो पहाड़ भी है, वो नेचुरल सब कुछ मिल जाएगा। सो वो आइडिया से वहीं से आया कि शुड आई स्टार्ट दिस पर्टिकुलर थिंग विद टेरेस मेलोडीज। सो वो परफेक्ट मैच बन गया। Okay. So people they are waiting for terrace melodies, बल्कि अब तो इतना वो हो गया कि people are searching for my terrace with the drone. So कहाँ है ये कहाँ है? So that is the thing. वहाँ से. That's wonderful. और आपके ये जो लाइफ जर्नी रही है till university and when you joined your first work institution, कौन कौन आपके बहुत ही गहरे और एक तरीके से अगर मैं कहूँ घनिष्ठ मित्र रहे, जिन्होंने आपके साथ डिफरेंट डिफरेंट सिनारियोज में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम की तरह आपके साथ खड़े रहे बेसिकली? सो सर, मेरे जो फ्रेंड्स रहे हैं, मेरे बहुत मतलब लोग मुझे बहुत जानते हैं, मैं भी लोगों को बहुत जानती हूँ। बट मैं ये सोचती हूँ कि पॉजिटिव लोग हो चाहे 3 ही हो साथ में, दैट इज माय आइडिया। सो बेसिकली अगर मैं डिपार्टमेंट की बात करूँ, तो डिपार्टमेंट में मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र जो हैं वो सुमन मैम है। सुमन मैम मुझे मेरे साथ हमेशा दिखेंगे, आपको हर जगह दिखेंगे। चंद्रेश, डॉक्टर चंद्रेश है, विजय है, एंड जिन्होंने मतलब मुझे हमेशा सपोर्ट किया इन टर्म्स ऑफ जब मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज भी थे, दे वर दी वंस हु वर एक्टिव कि चलो कहाँ जाना है, हॉस्पिटल कहाँ जाना है। सो पहले मैं अपने पेरेंट्स को नहीं, उन्हीं को कॉल करती थी कि मुझे ये इशू है और प्लीज आप मेरे वो करो, तो उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया हर चीज के लिए। सो 2-3 लोग तो ऐसे हैं। और पूरा मतलब मैं ये सोचती हूँ सर कि यूनिवर्सिटी में ना आई थिंक आई एम दी वन जिसका कोई दुश्मन नहीं होगा। मतलब बेसिकली पता नहीं, मुझे लगता है। एंड आई वांट टू लाइक, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए कि सुबह अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ, एक मैं स्माइल उसके फेस तक पहुंचा सकूं। मेरा ये सुबह का यही रहता है। एंड एवरी टाइम आई मीट पीपल, आई फील कि वो पॉजिटिव वाइब्स आए लोग, क्योंकि बहुत दुख है सर सबकी जिंदगी में। Absolutely, कोई शेयर कर लेता है, कोई नहीं करता है। बट मेरा यही रहता है कि मैं लोगों से मिलूं, मैं जितनी खुशियां मेरे पास है वो खुशियां मैं उनको ट्रांसफर करूं। सो दैट इज द एजेंडा। सो बेसिकली सब लोग मुझे जानते हैं, सभी मेरे फ्रेंड्स कैटेगरी में है। बट हाँ, द वंस हु हैव सपोर्टेड मी इज दैट पर्टिकुलर ग्रुप, सुमन मैम, चंद्रेश एंड विजय। सो दे आर दी लाइक, अभी तक हमारी दोस्ती टचवुड बहुत अच्छी चल रही है इन टर्म्स ऑफ दुख सुख एवरीथिंग। बहुत खूब। आगे चलते हुए मैम, ये जो एक माहौल या एक तरीके से हम कहते हैं कि समाज में एक धारणा बन जाती है एक महिला को देखने की जो इंडिपेंडेंट है, अपने दम पे अपने पैरों पे खड़ी है, अपने फैमिली को सपोर्ट भी कर रही है, वर्क भी कर रही है, अपने पैशन को भी फॉलो कर रही है, और अलग अलग नज़रिए से समाज के लोग इस चीज़ को देखते हैं। कुछ बहुत प्रगतिशील तरीके से इसको देखते हैं, प्रोग्रेसिव पर्सपेक्टिव से देखते हैं, और कुछ जो है बहुत ही रूढ़िवादी सोच की तरह, एक बहुत ही ऊंची सोच की तरह उसे देखते हैं कि ये अकेली क्यों है, इंडिपेंडेंट क्यों है, काम क्यों कर रही है ना। एक बात है, एक जो जिस बात पे मैं शायद नहीं टच करना चाहूँगा आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, बट कॉन्टेक्स्ट मोर और लेस अंडरस्टैंडेबल है कि जब एक विमेन इंडिपेंडेंट है, उस पे एक तरीके से देखना या एक तरीके से उसको आंकना आपके लिए ये कितना सही और कितना गलत है, और आप इसको किस तरह से डील करते हो? Because you're very frank and honest and you're very upfront in confronting those thoughts and ideas. How many times have you
faced such occasions, Hmm. and I'm sure you must have Hmm. dealt with it strongly, and you may have Hmm. given a very strong Hmm. response to Hmm. such situation. तो Hmm. ये आप कैसे डील करते हैं? सर अगर मैं कहूँ ना, एक फीमेल की जर्नी हमेशा टफ रहती ही रहती है। बेसिकली जब से मैं स्टूडेंट थी, जैसे मैं एमएससी करने एचपीयू गई, सो आई वाज द वन हु वाज ट्रैवलिंग अलोन इन एचआरटीसी बसेस। जी मैं घर आती थी, मैं कोई हॉस्टल में नहीं रहती थी वहाँ पे। वहां से वो सिचुएशन शुरू हो गई थी, लाइक अकेली है, शी नीड सपोर्ट, हम्म कुछ बात करो, कुछ ना करो। मतलब आई फेस द सिचुएशन जब मुझे इंडिविजुअली वो चीजें फेस करनी पड़ती थी। तो मेरा एक चीज ये पहले से रहा है कि आई सेट अ लिमिट फॉर ऑल दी पीपल, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हैं, चाहे वो मुझे नहीं भी जानते हैं, चाहे वो मुझे जानते हैं अच्छी तरह से। एक लिमिट, एक दायरा मैंने हमेशा मेंटेन करके रखा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूँ एक जॉब सिनारियो की भी, हम फीमेल्स हैं, सबके साथ हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ। लोगों ने ये सोचा कि शी इज सो ब्रॉड माइंडेड, हमेशा स्टेज पे रहती है, बात भी कर लेती है, फ्रैंक भी है, वेरी हैप्पी है ना, मे बी ये दोस्ती कर लेगी या हम थोड़ा सा अपना हाथ बढ़ाएंगे तो शी विल बी लाइक रेडी फॉर दैट। पीपल दे राइट थिंक अबाउट दैट सर, कि अगर करेक्ट एक लड़की हर चीज में एक्टिव है करेक्ट तो वो उसका करेक्टर ठीक नहीं होगा। ये मेन पर्सपेक्टिव होता है लोगों का। जी और ये होगा कि वो इजिली हमारे झांसे में आ जाएगी, वो होता ही होता है। आई ऑल्सो फेस दिस सिचुएशन, बट मेरा ये रहता है, आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड टू दैट। अगर कोई गलत करता है, या तो मैं उस चीज के बारे में रिपोर्ट कर देती हूँ। जी वी हैव सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, to deal वुमन with it. हरासमेंट सेल Right. है, एंड आई थिंक एवरीबॉडी शुड टेक अ स्टेप फॉरवर्ड। कई चीजें मैंने ये Absolutely. देखी है सर कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं बिल्कुल बिकॉज वो एक स्टेप फॉरवर्ड लेना ही नहीं चाहते। बिल्कुल वो सह रहे हैं जो दूसरा बंदा कर रहा है, हम्म मे बी इन टर्म्स ऑफ फीमेल, जी मे बी इन जी टर्म्स ऑफ मेल। बट मेरा एक बहुत क्लियर फंडा रहता है, जब आप उस लिमिट को क्रॉस कर दो, आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, व्हेन यू आर क्लियर एट योर पाथ, आपको वो चीज रिपोर्ट जरूर करनी चाहिए। और मेरा हमेशा तक यही फंडा रहा है कि मैं उस चीज को, गलत चीज को हमेशा रिपोर्ट करती हूँ। तो बेसिकली मेरा हैंडलिंग वे वही है कि आई सेट अ दायरा। अगर उस दायरे से मुझे लगे कि कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, देन आई टेक अ एक्शन। जी बेसिकली मैं उन लोगों के बीच में नहीं रहती हूँ जो ये सोचते हैं कि कुछ नहीं बोलो, रहने हाँ दे, कुछ नहीं बिल्कुल होता, ये तो ऐसे ही करते बिल्कुल हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज क्यों आप करते हैं अलाउ कर रहे हो। अलाउ कर रहे हो यू आर गिविंग देम या अपॉर्चुनिटी और सर मैं, मेरा यही रहा है, मैं हमेशा अकेली ही रहती हूँ हर चीज के लिए, चाहे जी मैं कहीं जा रही हूँ, आई ट्रेवल अलोन। मेरे जिंदगी में बहुत सारी चीजें हुई हैं ऐसी, जी बट मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने विद द पैसेज ऑफ द टाइम मुझे ये पता चल गया कि हाउ टू डील विद दीज प्रॉब्लम्स। चुप रहने का कुछ फंडा नहीं है, यू नीड टू स्पीक आउट, यू नीड टू गो फॉर दैट राइट अप्रोच कि मुझे कैसे डील करनी है चीज। आपके पास इतनी सारी चीजें क्यों बनाए हैं वो सेल्स, जस्ट फॉर यू। करेक्ट इफ यू जी डोंट गो फॉर दैट पर्टिकुलर सेल तो वो फायदा क्या है? और अब बोलते हैं सर कि एजुकेशन के साथ आप लोग मतलब उस चीज के लिए ठीक हो, मतलब आगे आप आते हो। बिल्कुल बट मैंने देखा है मोस्ट एजुकेटेड वुमेन दे आर इनटू डिप्रेशन ड्यू टू दिस। आई डोंट थिंक सो कि एजुकेशन इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस, बल्कि ये हो रहा है कि एजुकेशन के साथ एक राइट डायरेक्शन जो है वो बहुत जरूरी है। इसीलिए otherwise मैं what's the कहती हूँ, point of having education यस, इसीलिए मैं कहती हूँ कि पढ़ाओ ही मत, उस चीज को एक राइट डायरेक्शन दिखाओ। सो बेसिकली मेरी जिंदगी में आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस कि टारगेट क्या है, डायरेक्शन क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रॉन्ग पीपल वी हैव, कैसे उनके साथ डील करना है, क्या डिफरेंट अप्रोचेस है, यू नीड टू स्पीक आउट। द थिंग इज दैट इस कॉन्टेक्स्ट में मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि आज वो समय है कि हमें बेटियों को पढ़ाने से ज्यादा बेटों को पढ़ाने की ज्यादा जरूरत है। बेटों को पढ़ाने की इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि समाज में कैसे आपको व्यवहार करना है अपने अदर जेंडर के यस सर, व्यक्ति के साथ, कैसे अपने आप को कंडक्ट करना है। इस अध्ययन की अ, लड़कों को और बच्चों को सख्त जरूरत है। आई यस थिंक सर, यस सर, हम लड़कियों पे ज्यादा फोकस फोकस करते हैं करते हैं। समाज के तौर पे कि हमें अपनी लड़की को इस तरीके से या इस ढांचे में डालना है, समाज के इस दायरे में डालना है। बट उससे ज्यादा जरूरत है कि जो पुरुष है, जो लड़का है, उसे सिखाने की ज्यादा जरूरत है। वो तो है सर, बिकॉज हम क्या करते हैं, वी ओनली फोकस ऑन कि लड़की को दूसरे के घर जाना है जी एंड लड़की में कुछ खोट नहीं होना चाहिए, उसको सब कुछ आना चाहिए। द मेन फंडा इज उसको सब कुछ आना चाहिए।
चाहे उसका इंटरेस्ट है चाहे नहीं है, नहीं है। नोबडी इज वरीड अबाउट उस लड़की को क्या चाहिए। जी। जब वो दूसरे घर मैरिज करके जाती है, वहाँ एक्सपेक्टेशन और हाई हो जाती है। उस लड़के को चाहे कुछ ना आता हो, बट लड़की इज सपोज टू मैनेज ऑल द थिंग्स। बेशक उसको कुछ ना आता, उसको ये बोला जाता है बेटा तो अब तो तू ही सिखाएगी। क्या लड़की 32 या 35 साल का लड़का है, उससे शादी कर रही है, 35 साल के बाद शी विल स्टार्ट दैट पर्टिकुलर जर्नी अगेन, फिर वो उसको फिर से सिखाएगी। And you think it is possible to पॉसिबल tutor नहीं। a person? वही सर, वही चीज है। और ये चीजें ना हम बहुत पहले से बोल के आए हैं कि बेटों को सिखाओ, बिल्कुल, बट आई डोंट थिंक सो कि ये जर्नी हर जगह स्टार्ट हुई है। बिल्कुल वी नीड टू स्टार्ट इट बिकॉज जरूरी, अब जरूरी भी है, और सर ये नीड ऑफ द आवर है, बिकॉज जो विमेन है वो भी इक्वली उतना ही काम कर रही है, वो सब कुछ कर रही है और समांतर रूप से कंट्रीब्यूट कर रही है एंड यू आर नॉट इवन टू पिक अप दैट ग्लास जो वहां पे आपने जूठा करके रखा है। बिल्कुल, सो दैट इज नॉट द थिंग, दैट इज नॉट द थिंग। साथ ही साथ जब हम एक ऐसे समाज में फेमिनिज्म जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही क्रिटिकल तरीके से इस शब्द को देखा जाता है आमतौर से समाज में कि हाँ फेमिनिज्म की बात कर रही है तो उसका दिमाग फिर गया है, ज्यादा पढ़ लिया है, कमाने लगी है, तो अब ये बात करेगी कि मुझे भी राइट चाहिए। इस तरीके से ख्यालात रहते हैं कि ये फेमिनिज्म जो शब्द है बहुत ही जो है औरतों को एक अलग तरीके से रखता है, जिसमें देखा जाता है कि औरत ये सोच रही है कि वो पढ़ लिख गई है, कमाने लगी है, तो शी विल नाउ participate in decision making of smallest of small things within the family, and that is seen as critically. और दूसरी चीज है कि जो परिभाषा है फेमिनिज्म की वो आजकल बहुत ही जियोप्रोटाइज हो रही है, या एक तरीके से कहा जाए कि कंट्रोवर्शियल तरीके से एक प्रॉब्लमटाइज करी जा रही है फेमिनिज्म के परिभाषा को। एक ऐसे तरीके से देखा जा रहा है जहाँ पर औरत और मर्द के लिए समांतर पैमाने होने चाहिए, समांतर अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि फेमिनिज्म क्या कहता है। दोनों के लिए एक इक्वल अपॉर्चुनिटी और एक इक्वल पेडेस्ट्रल होना चाहिए ताकि दोनों इक्वली पार्टिसिपेट कर पाए, कंट्रीब्यूट कर पाए in the society in different spheres, professionally, personally, as well as in aspect of the society as well. तभी हम एक जेंडर इक्वल एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाएंगे। बट ये देखा गया है कि जैसा कि आमतौर पे होता है किसी भी लॉ के साथ, किसी भी मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए जब लॉ बनाया जाता है तो ऐसे केसेस भी सामने आते हैं जो उस लॉ का मिसयूज करते हैं, जहाँ पर मिसयूज हो रहा है लॉ का। उसी तरीके से विमेन के केस में भी ऐसा देखा गया है ना, कि फेमिनिज्म के नाम पर अब आप एक तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हो उस सिनारियो को, उस सिचुएशन को। ये जो है एक जेंडर इक्वालिटी के डिबेट को या डिस्कशन को डाइल्यूट करता है। तो ये पूरी चीज को आप किस तरह से देखते हो? हमारे जो सर लॉज वगैरह बने हैं, ठीक है, टू सपोर्ट और टू स्ट्रेंथन वुमेन जी, वो मैं सोचती हूँ वो इस आइडिया से बने थे क्योंकि लॉट्स ऑफ वुमेन दे वर सफरिंग फ्रॉम दोज टिपिकल ऑब्सोलीट थिंग्स, है ना, मतलब वही के घर में वो करा जा रहा है या कुछ भी, मतलब जो भी उनपे बंदिशें थी वो उस टाइम की बात थी। तो बेसिकली लॉज बनाए थे टू प्रोटेक्ट वुमेन, टू गिव देम अ सपोर्ट कि नहीं वी आर विद यू एंड कुछ गलत हो रहा है वो आप हमें बताओ, रिपोर्ट करो। लेकिन थिंग्स हैव चेंज्ड। अभी क्या हो रहा है कि चाहे एजुकेटेड वर्जन है चाहे नॉन एजुकेटेड वर्जन है, गर्ल्स एंड वुमेन दे आर यूटिलाइजिंग दिस पर्टिकुलर लॉ इन अ रॉन्ग वे, इन टर्म्स ऑफ, कहीं पे मैंने ये भी देखा है इन टर्म्स ऑफ कि गलत फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए जी, या तंग करने के लिए, फिजिकली मेंटली टॉर्चर करने के लिए लड़के को। सो इट इज लाइक कि वो गलत मिसयूज हो रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूंगी एज अ वुमेन के नहीं हम तो वो लॉज बिल्कुल ठीक यूज कर रहे हैं, नहीं, ये लॉज बहुत ही अच्छे डायरेक्शन में बने थे,
बट यस, अगर आज की सोसाइटी की बात की जाए, अगर हम बात करें कि लड़कियों को पढ़ा रहे हैं एंड प्रेफर भी करते हैं, ससुराल में बोलते हैं कि लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए, जी कमाएगी, कई का सोच यही होती है कमाएगी, हम इक्वली हस्बैंड वाइफ चलाएंगे जिंदगी को, जैसा होना भी चाहिए। जी बट द थिंग इज दैट आजकल मैं ये देख रही हूँ कि जितने पढ़े लिखे लोग हैं सर, वो उस स्तर पे आ चुके हैं जहाँ पे वो मिस यूज कर रहे हैं इन चीजों का। जी अब ये बोलने को भी बात ये हो जाती है कि लोग बोलते हैं कि ज्यादा पढ़ी लिखी है, ये गलत ही करेगी, या ये तो बहुत पढ़ी लिखी है तो ये इस डायरेक्शन में तो जाएगी नहीं, तो अपना जी ही सुनेगी। जी कहीं कहीं वो चीजें ठीक भी है, हम्म, बिकॉज लड़कियां पढ़ लिख के भी उन लॉज को यूटिलाइज गलत कर रही है। बिल्कुल तो वो चीज जो होती है ना कि हमारे पास कहीं पे ये बैड इफेक्ट्स में भी है, कहीं पे ये गुड इफेक्ट्स में भी है। करेक्ट अभी हमारी सोसाइटी उस स्टेज पे नहीं आई है जहाँ पे हम सिर्फ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ही देख सके, जी बिकॉज वी आर द वन हु आर जनरेटिंग दोज प्रॉब्लम्स, हम्म, देन वी आर यूटिलाइजिंग दोज पर्टिकुलर टाइप ऑफ लॉज इन अ रॉन्ग वे, और उसके बाद हम हेरासमेंट चीजें कर रहे हैं, करेक्ट और बल्कि ये लॉज किसी और तरीके से बने थे। हम्म, तो मैं ये मानती हूँ कि यस, देयर इज अ ग्लिच इन द सोसाइटी टुडे। अभी लोगों में वो समझ नहीं आई है, अभी लोग सिर्फ अपना सेल्फिश मोटिव देख रहे हैं। बेसिकली अगर मैं गर्ल्स की बात भी करूं, आप अगर किसी पे रेप चार्जेस लगा रहे हो गलत, आप किसी पे चार्जेस लगा रहे हो कि ये भाई मेरे से डाउरी ली है, तो वो लॉज बने थे प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि जी उस टाइम होता था कि डाउरी लोग लेते थे, हम्म, लड़की को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं बिकॉज लड़की पढ़ी लिखी नहीं होती थी, तो उसके हम्म, पास कोई ऑप्शन नहीं था फाइनेंशियल असिस्टेंस का। तो शी वॉज लाइक डिपेंडेंट ऑन पर्टिकुलर फैमिली, कि मेरा हस्बैंड है वो कमा रहा है मुझे जी देगा। जी और वो एक प्रेशर में भी होती थी सर, जी कि मुझे कहाँ से मैं कमाऊंगी, मैं घर वापस जा नहीं सकती, क्योंकि वो चीज एक कल्चर बाउंड चीज आ जाती थी कि लड़की जी तो वापस नहीं आ सकती है। हम्म, लेकिन आजकल के सिनारियों में अगर मैं देखूं, लड़कियां पढ़ी लिखी भी है, माँ बाप सपोर्ट भी कर रहे हैं, सब कुछ हम्म, हो रही है, लेकिन कहीं पे ऐसे केसेस आ ही जाते हैं जहाँ पे उन लॉज का गलत मिसयूज हो इनफैक्ट रहा इन सब केसेस की वजह से जो मुझे सुनने में आ रहा है हाल फिलहाल में कि एक डर का माहौल बन गया है। है जो हम्म। लड़कों की फैमिली में आ गया है ना कि इससे अच्छा तो शादी ना ही ना कराओ ही बेटर। करो तो बेटर है, बिकॉज सर। मतलब विद इन अ मंथ्स टाइम आप देखोगे कि ऐसी मैरिजेस टूट जाती है, नॉट इवन 6 मंथ्स और अ ईयर, मंथ। कल ही मैं अपनी मदर से बात कर रहा था, वो कोई केस बता रहे थे कि 1 महीने भी शादी नहीं चली और लड़की ने हम्म। केस कर दिया केस उल्टे कर सर दिया, पे। केस कर दिया। तो सर जो ये फाइनेंशियल टेंशन है ना, आई थिंक दिस हम्म, इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। राइट या तो वो लोग खुद उस चीज को संभाल नहीं पाते हैं, तो जी उनको चाहिए कि हम दूसरा कहाँ से सोर्स निकालें। जी सो दैट ट्रिकी थिंग इज स्टिल इन सोसाइटी, एंड आई डोंट नो व्हाट विल बी द वेज टू कम्बैट दैट, बिकॉज जब हम्म तक लोग इंडिविजुअली उस चीज को नहीं हम्म सोचेंगे, तब तक ये चीजें सॉल्व नहीं हो सकती। हम्म। How do you see feminism? For you, what is the understanding of feminism? How the society should nurture this idea of feminism, especially Indian society. Western perspective से ये बहुत शुरुआत तो इसकी वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से हुई, लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप अगर बात करें तो किस तरीके से आप देखते हो? सर फेमिनिज्म मेरे लिए ना एक बहुत ही डेलिकेट वर्ड है, अगर मैं मानती हूँ। जी फुल ऑफ लव, full of self respect, full of hard work. हम्म So basically, feminism is a true definition of a woman हम्म who rises up from that particular environment. अपना सेल्फ डेवलपमेंट वो कर रही है, बल्कि साथ साथ में वो सोसाइटी का भी सेल्फ डेवलपमेंट कर रही करेक्ट है। आई थिंक ट्रू फेमिनिज्म की स्टोरी वहीं पे इवॉल्व करती है जहाँ पे हम बात करते हैं एक उस औरत की जिसने पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करा है, हम्म नॉट ट्रू कि खुद की सेल्फ डेवलपमेंट के लिए ही, बल्कि एक सोसाइटल सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। सोसाइटल से So basically मेरे लिए तो I think the one who is full of love, full of self-respect, who nurtures the society is the true one who will कहीं be ना going. Yeah, कहीं the person who respects yeah, her own yeah, personality, her yes, own identity yes, over and above the identity ID, that the हाँ, society has put on yes, her, yes, whether mother, daughter, yes. wife. मेरे हिसाब से फेमिनिज्म एक ऐसी चीज है जहाँ पे you get wings, Right. है ना? तो जैसे मुझे विंग्स मिले हैं, I want to go for my favorite thing. Mm-hmm. एंड इट शुड बी रिस्पेक्टेड बाय द सोसाइटी। बेसिकली Mm-hmm. उसके आइडियाज, उसकी जो आइडियाज जनरेट हो रहे हैं, वो जो करना चाहती है, उसको फुल ब्लूम मिलना चाहिए। दैट व्हाट इज फेमिनिज्म फॉर मी। True. True. Ma'am, we have come to the final segment of our program today. Uh, I know that you also have passion for writing in and around these topics that we have just discussed. And
फेमिनिज्म को लेके अगर आपने कुछ लिखा हो जो आप हमारे दर्शकों को सुना पाए आज के इस कार्यक्रम के लिए। मेरी एक बहुत फेवरेट पोएम है, वो 4 लाइन्स ही है, जी वो मैंने सबसे पहले लिखी थी। एंड इट वाज अ डिफरेंस बिटवीन आज और कल। जी। मैं वही सुना देती हूँ आप लोगों को। ऑलराइट। एंड यू नीड टू डिसाइड, एक क्वेश्चन मार्क के साथ मैं आप सबको लीव करके जाऊंगी कि क्या कल बेहतर था या आज में कोई कमी है। शीर्षक ये है। आई स्टार्ट। वो कौन सा मंजर था जहाँ तमन्नाएं सांस लेती थी और कोशिशें महक जाती थी। वो कौन सा किनारा था जहाँ जीने की राह नजर आती थी। ओस की बूंदों की तरह जिंदगी सिमट गई है। ओस की बूंदों की तरह जिंदगी सिमट गई है। क्या कल बेहतर था या आज में कोई कमी। क्या कल बेहतर था या आज में कोई कमी। वाह, क्या खूब लिखा है आपने। और इसी के साथ हम इस कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। मैम, जाते जाते कोई एक ऐसा अनूठा मैसेज जो आप हमारे युवा वर्ग के लिए छोड़ना चाहेंगी, जितनी भी हमने आज बातचीत की है उसके अराउंड या अदरवाइज, कुछ ऐसा मैसेज जो आपके लिए बहुत मोटिवेटिंग है और आप चाहेंगे हमारे युवा वर्ग के साथ शेयर करना। आई डोंट वांट टू लीव अ वेरी बिग मैसेज। ओके। एक मेरा खुद का कोट है जो मैंने जिंदगी में सीखा है। आई वांट टू गिव दैट कोट टू एवरीवन। दैट इज लाइक, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग। क्या बात शॉर्ट एंड प्योर। है। अरे वाह, बहुत खूब। तो धन्यवाद मैम आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के इस एपिसोड में हमें बहुत ही मज़ा आया आपसे बातचीत करके, और ये आशा करते हैं कि हमारे दर्शकों को भी बहुत कुछ जानने को मिला होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अलग अलग पहलुओं पे जो हमारी बातचीत रही, उन सब विषयों से जुड़ते हुए हमारे दर्शकों को भी कुछ आइडिया, इंसाइट एंड पर्सपेक्टिव मिला होगा। तो धन्यवाद हमारे श्रोताओं का, हमारे दर्शकों का आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और बहुत जल्द एक नए एपिसोड के साथ फिर से हम हाजिर होंगे। गुफ्तगू के इस सीरीज में चलते रहेगा ये कार्यक्रम का जो पड़ाव है, और आपके जो मैसेजेस हैं, कमेंट्स हैं और फीडबैक है हमारे शो को लेकर, वो भी हमें मिल रहे हैं। और हमें पता चल रहा है कि आपको और क्या क्या इस कार्यक्रम में चाहिए और क्या क्या आप चाह रहे हैं कि हम इस कार्यक्रम में करें। वो आने वाले एपिसोड्स में और इस चैनल के आने वाले फ्यूचर टर्न ऑफ इवेंट्स में आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।